हेलो फ्रेंड्स, हमारे 17.20 तक क्वेश्चंस पहले हुआ था। आज हम 17.21 क्वेश्चन करेंगे। 17.21 क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसको समझेंगे और इसके बेसिस पे हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था, देखिएगा। इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे कि टू क्वार्टाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्वार्टाइल ये है, ये क्वार्टाइल रेस्पेक्टिवली। What is the mode of the distribution? Also find the mean deviation about the median distribution. अब सुनिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको Q1 बताया था, क्वार्टाइल डेविएशन हमने आपको Q3 बताया था। तो यहाँ पे म्यू माइनस 0.675 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, और यहाँ पे क्या बताया था, म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था। तो ये आपको 47.30 है और ये आपका 52.70 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका म्यू आ जाएगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, एडी। तो 2 म्यू इक्वल टू ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब म्यू इक्वल टू आपको 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 50 हो गया। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट अगर फर्स्ट से आएंगे तो आपका 50 माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू 47.30, और 50 माइनस 47.30 जब ये आपका डिवाइडेड बाई 0.675 करके हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब आपको यहाँ पे मीन डेविएशन आपको निकालना है मीडियन से। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहिए, चाहे मीडियन कहिए, चाहे मोड कहिए, ये तीनों केसेस में एक ही होता है, 0.8 दिस, ये फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप लोग को पहले प्रॉपर्टी बताते समय। यहाँ पे मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल आपका 0.675 होता है, ये आपका ये होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, माइनस ये होता है और ये होता है। इसका यूज हम करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ अगर निकल गया तो ये निकल जाएगा। देखिए इसकी सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये सॉल्व किया गया, ये दोनों को सॉल्व करने से आपको ये 50 आ गया, और यहाँ सॉल्व करने से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया। तो मीन डेविएशन चाहे मीडियन मोड में ये होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ नॉर्मल कर्व। अब बताइए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई ई टू डी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4, यहाँ पे 2 पाई ई टू डी पावर माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर 2 इतना। तो यहाँ पे हम अगर इस दोनों को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये 32 है, ये आपको 32 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ जाएगा। अल्टरनेटिव वे से क्या कर सकते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू 32 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से भी 4 आ गया। म्यू आपका क्या होता है, म्यू का मतलब मीन दैट इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, जैसे देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनता है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है जिसपे कर्व चेंज होता है, ये म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो यहाँ पे अगर 10 माइनस 4 कर दिया जाए, 10 प्लस 4 कर दिया जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक 6 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताई गई होगी, यहाँ पे 6, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आपको याद आता है यहाँ पे x इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वेरिएबल सच दैट दिस इक्वल टू बी। आप देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आपका नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे आपको नॉर्मल कर्व है, ये आपका नॉर्मल कर्व है, देश आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर ये b है, अगर ये b है तो ये प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। तो मोड x इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स होता है, x लेस देन 0। अब मोड x इक्वल टू एक्स होता है x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे नेगेटिव ही वैल्यू हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मोड x ग्रेटर और इक्वल टू b का निकालिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी माइनस बी लेस और इक्वल टू यहाँ पे x लेस और इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इस केस में आपको क्या बनेगा, ये वाला केस आपको बन जाएगा, ऐसा केस बनेगा। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा, इससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर। तो ग्रेटर के केस में क्या हो सकता है, अब आपको बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे यहाँ पे तो b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आपको b एक माइनस b हो जाएगा, एक b प्लस b हो जाएगा। तो माइनस b ग्रेटर और इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b ग्रेटर और इक्वल टू, अब प्लस b ग्रेटर और इक्वल टू। तो इसका मतलब आपका एक एरिया आपको इधर का हो जाएगा, एक एरिया आपको ये भी जो है, एक एरिया आपको इधर का हो जाएगा। ठीक है ना। जब लेस और इक्वल टू है, जब लेस और इक्वल टू है तब आपको ये वाला बन जाएगा, माइनस बी के केस में यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपको b के केस हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू। तो लेस और इक्वल टू x लेस देन b, तो x लेस देन 0, लेस देन 0 जब होता है तो ये वाला हो जाएगा। x ग्रेटर देन b का मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगा, 1 हो जाता है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 1 होता है। इस प्रोबेबिलिटी में ये वाला एरिया आप माइनस कर दीजिए, ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, या ये 0, तो 0.5 माइनस माइनस b लेस देन x लेस देन 0 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की एरिया 0.5, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया 0.5, फिर 0.5, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू दिस। अल्टीमेट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू
यहाँ पे लेस और इक्वल टू रख दीजिए, यहाँ पे b हो जाएगा। अल्टीमेट 1 माइनस 2b आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एरिया निकालना के लिए कह रहा है, ये एरिया आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, माइनस बी से बी को तरफ कर दिया है, ये कर दिया, ये कर दिया, एनीवे इन्होंने ऐसे लिखा है, समझने की जरूरत है। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ। तो नेगेटिव बी ग्रेटर, माइनस बी से बड़ा, माइनस बी से बड़ा, वो माइनस बी से बड़ा तब ये ऐसे ही होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब आपको समझने की जरूरत है। माइनस भी कब होगा, जबकि x की वैल्यू इससे छोटा होगा, नेगेटिव में आएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे बोला है x फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 50 और वेरिएंस आपका इतना है। तो वेरिएंस आपका 100 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब म्यू आपका 50 है, x ग्रेटर और इक्वल टू 60, तो हम सबसे पहले z की वैल्यू निकालेंगे। z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो z की जो वैल्यूज है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो x अगर मान लीजिए 60 है तो 60 माइनस 50 होल डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये आपका हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ कीजिए। अब इसमें z की वैल्यू यहाँ पे आता है, z इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जो वैल्यू ये दी हुई है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये पॉइंट से ज़्यादा दिया हुआ है, ये 0.5 से एक्सेस है। तो 0.5 से एक्सेस अगर है तो आपको समझिए इसका मतलब ये है आपका, इसका मतलब ये है यहाँ तक। तो ये टोटल एरिया आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये होगा 0.8413। तो हमें क्या निकालनी है, ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो ये वाला एरिया निकालनी है। तो ये टोटल एरिया कितना होता है, ये भी एरिया अगर जोड़ा जाता है 0.5, तो इसका मतलब अगर टोटल अगर मान लिया जाए, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस और इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 0.8413 हो जाएगा, 8413। तो कितना हो जाएगा आपको, 1 माइनस 0.8413, तो 0.1587 हो जाएगा, 0.1587। तो ये एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर बोला है, ग्रेटर का मतलब ये एरिया, ग्रेटर का मतलब ये सारी एरिया निकालनी है। तो ये एरिया हमें दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है, तो ये टोटल 1 होता है, तो इससे आपको ये 0.8413 दिया हुआ है, तो ये माइनस कर दीजिए। जब आपको ये 0.5 से एक्सेस हो, 0.5 से एक्सेस हो, इसका मतलब यहाँ से एरिया दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से दिया हुआ है, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, 0.5 से एक्सेस होता है। तो इसी तरह इन्होंने किया होगा, तो ये आपको 1 माइनस इतना किया, इतना कर दिया, ठीक है ना। इसकी सोल्यूशन आप क्या देखेंगे, आप ये क्या है सोल्यूशन, ये हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, लॉजिकली वहाँ पे आ गया। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चंस को आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चंस क्या है, इफ अ रैंडम वेरिएबल x follows the normal distribution the mean 120
and standard deviation 40, what is the probability that this, तो ये प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज द प्रोबेबिलिटी बी। तो लॉजिकली समझिए, यहाँ पे बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 150, कंडीशन दैट x ग्रेटर देन 120। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 150 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 120, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 120 ऐसे होगा। तो 150 से ज़्यादा, 150 से छोटा, 150 से छोटा और 120 से ज़्यादा, इसका क्या होगा? तो इसका होगा अल्टीमेट, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 120 ग्रेटर देन x लेस और इक्वल टू 150, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 120, इसका मतलब ये हुआ। अब z की वैल्यू हम निकालेंगे x माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाई दिस। तो x के प्लेस पे 120 रखेंगे यदि, तो 120 ये भी है, मीन भी 120 है यहाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 40 है। तो ये 40, तो दैट इक्वल टू 0। और z इक्वल टू मान लीजिए अगर ये 150 है तो 150 माइनस 120 दैट इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 40 दैट इक्वल टू 0.75। अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, या मीन हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0.75 हो गया। अब 0 से लेके 0.75 तक, ये एरिया इन्होंने कितना दिया हुआ है, 0.2734 दिया हुआ। हमें ये एरिया निकालनी है, तो ये आपको डायरेक्ट ये हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 120 हो जाएगा, तो 120 से ग्रेटर आपको ये सारे हो जाएगा। तो ये 0.75 इसका एरिया हो जाएगा, यह प्रोबेबिलिटी, ये इसका मतलब 0 लेस देन z लेस और इक्वल टू 0.75, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 120, तो ये हो जाएगा 0.2734 डिवाइडेड बाई ग्रेटर देन 120। ग्रेटर देन 120 का मतलब होता है 0.5। ग्रेटर देन 120 का मतलब क्या होगा, आपको ये जो है यहाँ से अगर ये 0 है तो ये सारी एरिया, तो सारी एरिया कितना होता है, 0.5। तो ये हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये किस ढंग से बनाया है, अब आपको क्या हो जाएगा, ये 0.2734 डिवाइड 0.5, 0.5468, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5468, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात को समझिए, यहाँ पे आपको ये समझना है, x ग्रेट लेस देन 150, 150 से कम, x ग्रेटर देन 120, इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 120 से ज़्यादा 150 से कम।
तो 120 से ज़्यादा ये है, 120 से ज़्यादा ये वाला रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 120 में z की वैल्यू 0 आ गया। 120 से ज़्यादा ये 150 से कम, 150 ये वाला रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है, दोनों के बीच यही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। और x ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 120, 120 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 120 या यहाँ पे 150 x की वैल्यू आएगी। ये बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों मिडिल का दोनों के बीच का, तो दोनों का बीच का सिर्फ ये आएगा। 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा का मतलब ये सारे हो जाएगा। ये वाला पॉइंट को समझना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे 2 बार 3 बार। अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।